हेलो, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों तो हम लोग आज एक दूसरी नई क्लास के साथ फिर आए हैं। और जो वो आज की जो क्लास है दोस्तों, या आज का जो टॉपिक है या जो आज का विषय है दोस्तों, उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों आज हम लोग जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंडियन हिस्ट्री का। जो हमारा जो वार का सीरीज चल रहा है, यानी जो बैटल का जो सीरीज चल रहा है, उसमें से एक और जो आज हम लोग एक और युद्ध को करेंगे। उस युद्ध का जो नाम है दोस्तों, पानीपत का युद्ध। दोस्तों क्या नाम है दोस्तों? पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध, जिसमें दोस्तों 3 युद्ध हुए हैं। हम लोग दोस्तों तीनों युद्ध को एक साथ ही कर लेंगे, पानीपत के युद्ध को। जिसमें पहला युद्ध 1526 को हुआ है, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा दोस्तों 1556 में हुआ है, अकबर एवं हेमू के बीच दोस्तों। और तीसरा दोस्तों हुआ है 1761 में, अफगान एवं मराठों के बीच में। तो तीनों ही युद्ध दोस्तों हम लोग एक ही जगह पर सीरीज में कर लेंगे, तीनों पानीपत का युद्ध। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा है, क्या रीज़न था, है ना, क्या और इसने भारत पर कैसे नकारात्मक कैसे सकारात्मक प्रभाव डाले, ये सारी चीज़ें हम इन पे देखेंगे। ठीक है, हालांकि युद्धों का हमेशा नकारात्मक ही प्रभाव पड़ता है, बट वहाँ की जो उस युग की जो काल की जो उस युग का जो समय का जो वो बोध होता है, उस समय की जो विशेषताएं होती, उसके अनुरूप अगर हम देखें तो क्या उस समय के अनुरूप दोस्तों जो ये युद्ध थे उन्होंने कितना भारत पे प्रभाव डाला था, कितना सकारात्मक प्रभाव डाला था, कितना नकारात्मक प्रभाव डाला। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो दोस्तों युद्ध हमेशा नकारात्मक ही प्रभाव डालते हैं, युद्ध कभी सही हो ही नहीं सकते। ठीक है, बट हम लोग करते हैं बात पानीपत के युद्ध की। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो भी मेरी चैनल पर अगर आज अभी नया जुड़ा हो दोस्तों तो उसका स्वागत है मेरी चैनल पर। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो हमारा क्या है कि अल्टरनेट क्लासेस चलती हैं। अल्टरनेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक दिन हमारी, जैसे कि अगर हम बात करें 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मतलब हिस्ट्री करते हैं। हिस्ट्री में क्या करते हैं दोस्तों, हिस्ट्री में जितना वार की जो सीरीज़ है, इससे पहले भी दोस्तों हम लोग 5-6-7 क्लासेस एटलीस्ट हो चुकी है हमारी, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने दसराग युद्ध है और जो भी युद्ध है उससे पहले के लिए लास्ट क्लास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों तराइन युद्ध के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, बट आज जो हमारा पानीपत का है, और दोस्तों हफ्ते में 3 दिन तो हमारा बैटल की सीरीज चलती है हिस्ट्री में, है ना। इसके और दूसरी चीज़ दोस्तों, फिर दूसरी चीज़ हमारी इस 3 दिन हफ्ते में दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी चलती है। इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों हमारी जो क्लास अभी शुरू होगी दोस्तों, वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन मानसून दोस्तों। कल दोस्तों हमारी इंडियन मानसून की क्लास होगी। ठीक है, इंडियन मानसून हम लोग कल से शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। इससे पहले और भारत में जितना भी ज्योग्राफी में जितना कुछ पढ़ना होता है इंडियन ज्योग्राफी में, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। चाहे रिवर ले लो, चाहे ऑल टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। सिर्फ एक यही टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में रह गया जो इंडियन मानसून कहते हैं। इसकी शुरुआत हम लोग दोस्तों कल से करेंगे। ठीक है, ये चलती कब क्लास है दोस्तों, तो ये मंडे, वेडनेसडे एवं फ्राइडे 3 दिन क्या चलती है दोस्तों, तो ज्योग्राफी चलती है। और TTS दोस्तों 3 दिन बैटल चलता है, और संडे रह जाता है दोस्तों। तो संडे में हम लोग क्या करते हैं, संडे को दोस्तों हम लोग करते हैं कि जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का मान लो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कुछ ट्रिकी टॉपिक होते हैं। ट्रिकी का मतलब जैसे कि हमने पहले क्लास में पढ़ाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि कैस्पियन सागर से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, तो उसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी। 4-5 मिनट की वीडियो होती है संडे को। तो वो मैं इस तरीके से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कराने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, ताकि 2-5 मिनट मतलब अगर आप 5-5 मिनट भी वीडियो देखते हैं तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ ऐसी जगह से कुछ चीज़ें तैयार मैं आपको करा दूंगा जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपका ये फायदा होगा कि आपको पूरा ज्योग्राफी एक साथ ना पढ़ के थोड़ा थोड़ा करके आप कब आपका तैयार हो जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, बट आप बस मेरे को ऐसे फॉलो करते रहिए। इसी क्रम में मैंने आपको देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया, फिर मैं आपको हिस्ट्री में लेकर आ गया। हिस्ट्री में ले जाने के बाद मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ सार दिया आपको, फिर मेडवन हिस्ट्री अब में हम लोग दाखिल हो चुके हैं जो युद्ध के द्वारा, और फिर इसके बाद हम युद्धों के द्वारा दोस्तों ही मॉडर्न हिस्ट्री में भी दाखिल कर जाएंगे। तो इसी तरह हम लोग दोस्तों हिस्ट्री का भी तीनों हिस्ट्री का एक सरसरा जो होता है नज़र में देख लेंगे। और युद्ध से पास की जितनी भी घटनाएं, अगर वहाँ से कभी युद्ध से अगर कोई टॉपिक से अगर युद्ध से अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फिर बात करते हैं अपनी चीज़ों पर आ जाते हैं दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों करना क्या है आप लोगों को, वीडियो अगर समझ में आए दोस्तों तो वीडियो को लास्ट में शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी आप लोग अपनी तरफ से करते हैं दोस्तों, वो पूरी आप लोग अपनी तरफ से कर दें। ठीक है, आज ये क्या हो रहा है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो है पानीपत का प्रथम युद्ध है दोस्तों। हम लोग पानीपत के
सॉरी दोस्तों, क्या हो रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा। चलो कुछ तो हुआ काम अच्छा। तो हम लोग आज करेंगे पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रथम युद्ध का प्रथम युद्ध की बात करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग बाबर के बारे में जान लेंगे सारा कुछ, इब्राहिम लोदी के बारे में जान लेंगे। दो वंश के बारे में तो मैं आपको जो इस युद्ध से रिलेटेड जो वंश है, एक बाबर जो मुगल वंश से संबंधित थे, है ना, जो जो क्या कहते हैं मंगोल, और क्या कहते हैं मंगोल, और कौन से एक तो तुर्क वंश से संबंधित है, ठीक है, उनकी। और दोस्तों इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश से संबंधित है। इन दो वंशों के बारे में हम आपको एकदम डिटेल से चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो बाबर के बारे में जान लेंगे, इब्राहिम लोदी के, और प्लस इस युद्ध के बारे में जान लेंगे क्या नकारात्मक, क्या प्रभाव इसका पड़ा भारत पे, बाबर क्यों जीता दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर करेंगे, ठीक। तो अगर हम पानीपत की युद्ध की बात करें दोस्तों, तो कब हुआ दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी युद्ध को करने के लिए आपको एक चीज़ जानना होगा कि कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसके मध्य हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकले। बस इससे ज़्यादा आपको किसी युद्ध में कुछ नहीं पढ़ना है ना। यानी व्हेन, वेयर, हु, है ना, हाउ, है ना, और फिर रीज़न, ठीक है, वाई। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, ये 5 हैं, 5W अगर आप कर लेते हैं, इसमें एक चलता है 5W, ठीक है, अगर आप लोग कर लेते हैं, और 2H यानी 7 वर्ड जो होते हैं, इनको अगर आप हिस्ट्री में समझ लेते हैं, हाउ, है ना, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, तो यानी कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसके मध्य हुआ, क्या परिणाम निकले, बस इतनी चीज़ अगर आप किसी भी टॉपिक में अगर आप पढ़ लेते हैं युद्ध से रिलेटेड, तो आपका पूरा युद्ध खत्म हो गया। फिर कहाँ से भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे उसको। तो अगर हम बात करें दोस्तों युद्ध कब हुआ, ये तो युद्ध कब हुआ ये तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। युद्ध कब हुआ तो इसकी बात तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं। तो ये कब हुआ दोस्तों, अगर हम इसकी चर्चा करें तो दोस्तों ये 1526 में हुआ, ठीक है। 1526 ईस्वी में हुआ दोस्तों, ना कि BC में, ठीक है, क्योंकि हम लोग मध्यकाल में आ गए हैं। तो मध्यकाल तो दोस्तों ईस्वी से ही शुरुआत हुई है। तो ये हो गई हमारी कब की बात हुई, कब हुआ। इसके बाद दोस्तों कहाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये पानीपत में हुआ है, ठीक। कहाँ दोस्तों, तो पानीपत है, इसीलिए दोस्तों इसका पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ये पानीपत का हुआ, ये हरियाणा के पास में दोस्तों पानीपत है, हरियाणा दोस्तों पानीपत, वहीं पे दोस्तों ये हुआ है पानीपत के मैदान में दोस्तों, ठीक है, पानीपत के मैदान में, ठीक, ये हुआ है। कहाँ, किसके मध्य हुआ दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, किसके मध्य यानी किनके मध्य दोस्तों, किनके मध्य की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ये कौन कौन थे दोस्तों। पहले तो बाबर हो गए, बाबर वर्सेस दोस्तों इब्राहिम लोदी, ठीक दोस्तों, इब्राहिम लोदी, ठीक। तो इन दोनों के इनके मध्य हुआ, किनके मध्य हुआ दोस्तों, बाबर एवं इब्राहिम लोदी। कहाँ दोस्तों, पानीपत के मैदान में। कब दोस्तों, 1526 से, है ना, 1526 ईस्वी में हुआ। ये तो बात हो गई इनकी कुछ बेसिक युद्ध के बारे में। अब बात हम करते हैं दोस्तों, क्या है कि जो बाबर, ठीक है, बाबर के मध्य हुई है, बाबर और इब्राहिम के मध्य हुई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बाबर कौन था, कहाँ से आया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बात करें। अगर दोस्तों हम बाबर की बात करें, तो बाबर दोस्तों जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में पड़ता है दोस्तों, मध्य एशिया में एक देश है दोस्तों उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में दोस्तों इसका जो जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ दोस्तों। ये कहाँ का था दोस्तों, फरगना में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। बट यहाँ से भी दोस्तों ये वहाँ से इसको भगा दिया गया, ठीक है, फरगना में, ठीक हो, क्यों, क्योंकि दोस्तों फरगना में उस समय मध्य एशिया में एक शक्तिशाली शासक था दोस्तों सैबानी खान, जो सेना नायक था, बहुत शक्तिशाली था। सैबानी खान ने दोस्तों इसके फरगना पर आक्रमण किया और यहाँ से उसको भगा दिया। और ये फरगना से भागकर दोस्तों कहाँ पर आया, समरकंद, समरकंद दोस्तों, समरकंद पे फिर दोस्तों सैबानी खान ने आक्रमण किया और समरकंद से भागकर दोस्तों कहाँ पहुंचा, काबुल। कहाँ पहुंचा दोस्तों, काबुल। तो दोस्तों देखो उज्बेकिस्तान के फरगना में इसका जन्म हुआ और ये बहुत छोटे से, इसके पिता का देहांत हो गया था, तो बहुत छोटे, जैसे
अकबर जो होते हैं, अकबर दोस्तों बहुत कम उम्र में दोस्तों राजा बनते हैं, ऐसे ये भी दोस्तों बहुत कम उम्र में राजा बनता है, 15 ईयर का लगभग हो रहता है तब ये राजा बनता है, ठीक है। और ये क्या करता है, फरगना पे इसका जैसे ही शासन स्थापित होता है तो यहाँ पे क्या होता है, शैबानी खान उस समय जो मध्य एशिया में सबसे शक्तिशाली दोस्तों एक शाजा था, ठीक है, शासक था दोस्तों। उसने क्या किया दोस्तों, फरगना पे आक्रमण किया और शैबानी खान है ना, और फरगना को जीत लिया, और ये यहाँ से बचकर भागा दोस्तों, और ये पहुंचा दोस्तों समरकंद। समरकंद पर भी दोस्तों इसने शैबानी खान ने आक्रमण किया और यहाँ से भागा ये काबुल। काबुल दोस्तों जब आया तो काबुल में दोस्तों इसने काबुल में अपनी सत्ता स्थापित की, ठीक है, काफ़ी समय तक ये काबुल में रहा। बट दोस्तों काबुल एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे दोस्तों इसको रेवेन्यू चीज़ें नहीं मिलती थी, ठीक है, और बहुत सी कम ही ऐसी चीज़ें थी जहाँ से इसको रेवेन्यू प्राप्त हो सके। अब दोस्तों रेवेन्यू जरूरी होता है हर एक शासन के लिए, राजस्व दोस्तों हर एक शासक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न ये है क्योंकि उसको अपना प्रशासन चलाना है, अपनी सेना को मेंटेन रखना है, तो इन सब चीज़ों के लिए उसको दोस्तों चाहिए क्या, एक अच्छा रेवेन्यू, है ना, राजस्व का स्रोत चाहिए। और वो राजस्व का स्रोत दोस्तों इसको कहाँ से मिला दोस्तों, भारत इसको कैसे आने का मौका मिला, तो दोस्तों भारत पर इसको आक्रमण करने का दोस्तों जो न्योता दिया था वो महाराणा सांगा, जिसको राणा संग्राम भी बोलते हैं हम लोग दोस्तों, महाराणा सांगा और दौलत खान दोस्तों। महाराणा सांगा दोस्तों कहाँ थे दोस्तों, तो ये राजपूताना के एरिया में दोस्तों ये शासन करते थे। और दोस्तों दौलत खान जो थे वो इब्राहिम लोदी के ही मतलब दरबार से ही दोस्तों एक दौलत खान था, ठीक है, वो दोस्तों इब्राहिम खान की शासन पद्धति से बहुत रुष्ट था दोस्तों, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों रुष्ट था, तो बात करेंगे। तो इब्राहिम लोदी और दोस्तों दौलत खान और राणा सांगा महाराणा संग्राम के बुलावे पे दोस्तों इन्होंने बुलावा दिया किसको दोस्तों, बाबर को। क्यों दिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये इब्राहिम लोदी को पराजित कर वहाँ पे किसी अपने टट्टू को दोस्तों या पेपट को बोल लो या तोते को दोस्तों क्या है कि ये चाहते थे कि वहाँ पे दिल्ली पे सल्तनत पे कब्जा मतलब बैठा दे वहाँ पे, ताकि बाकी और जगहों पे दोस्तों ये क्या कर सकें, निर्विवाद रूप से शासन चला सकें। और राणा सांगा दोस्तों जो थे, राणा सांगा की जो वो थी, उनकी जो ख्वाहिश थी वो दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। ये सब रीजनों से दोस्तों, और इन्होंने क्या किया, बाबर को निमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने का। और इन्होंने निमंत्रित क्यों किया दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो इन्होंने बाबर को इसलिए निमंत्रित किया क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि बाबर क्या करेगा, यहाँ पर युद्ध करेगा और युद्ध करके क्या करेगा, माल को यहाँ से इब्राहिम लोदी को हराएगा और हरा के दोस्तों यहाँ से इसको धन जितना लूटना होगा लूट के चला जाएगा और फिर जो जाके काबुल पर अपनी शासन स्थापित कर लेगा। क्यों इनको ऐसा क्यों लग रहा था दोस्तों, इनके ऐसा पीछे लगने का पीछे कारण ये था दोस्तों, तो तैमूर लंग का आक्रमण। दोस्तों क्या हुआ था कि जब इस समय पर जब क्या हुआ था कि एक बार क्या हुआ, भारत पे तैमूर लंग ने आक्रमण किया और तैमूर लंग ने दोस्तों दिल्ली पर शासन स्थापित कर लिया, ठीक है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन स्थापित कर दिया और वहाँ पे क्या कर दिया, अपने एक सब ऑर्डिनेट यानी अपने अधीनस्थ को दोस्तों दिल्ली में बैठा दिया। और दोस्तों उसका जो नाम था वो खिजर खां था। खिजर खां को क्या किया, दिल्ली पर शासन स्थापित कर। और वहीं से दोस्तों जो होती है सैयद वंश की शुरुआत होती है। ये तो आपने सैयद वंश पढ़ा ही होगा दिल्ली सल्तनत में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी मध्यकालीन में, तो सैयद वंश की शुरुआत दोस्तों कहाँ से होती है, तो तैमूर लंग के आक्रमण से दोस्तों सैयद वंश की शुरुआत होती है। तैमूर लंग ने ही दोस्तों अपने सब ऑर्डिनेट अपने अधीनस्थ को खिजर खां को दिल्ली पर शासन स्थापित कर शासक बना दिया और वहीं से दोस्तों सैयद वंश की स्थापना होती है। और इन्हीं सैयदों को हटाकर दोस्तों जो लोदी थे उन्होंने दोस्तों दिल्ली में अपनी शासन स्थापित की थी। और दोस्तों इस हुआ क्या था कि जब खिजर खां को तैमूर लंग ने क्या कर दिया था दोस्तों, आपको जब यहाँ पे स्थापित कर दिया था तो उसने क्या किया था, फिर इसके बाद वो वापस चला गया था, ठीक है, लौट गया था वापस, है ना, वापस उज्बेकिस्तान के एरिया में चला गया था, लौट के वापस चला गया था। उसने क्या किया था, उसने यहाँ पे पूरे क्षेत्र पर शासन स्थापित नहीं किया था। तो ऐसा ही उनको लग रहा था कि जो बाबर है मतलब जो राणा सांगा या दौलत खां है, उनको ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पर बाबर क्या करेगा, युद्ध करेगा और तैमूर लंग की तरह दोस्तों क्या होगा, युद्ध करके युद्ध जीत लेगा और जो धन लूटना होगा धन लूटेगा और लौट के चला जाएगा दोस्तों काबुल, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इन्होंने बाबर को निमंत्रित किया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, है ना, युद्ध में हराने के लिए। बट ये सारी चीज़ें दोस्तों उनके लिए पड़ गई उल्टी, है ना, क्योंकि बाबर जब यहाँ पर आया दोस्तों उसने क्या किया, जब यहाँ पे आक्रमण किया और दोस्तों जब यहाँ पे उसने बहुत सारी धन संपदा देखी और बहुत सारा यहाँ पे इसको जब उसने युद्ध को कर जीत लिया तो दोस्तों बहुत सारा धन उसको मिला। धन की लालच में दोस्तों उसको ऐसा लगा कि जो गरीबी
काबुल में हमको भोगनी पड़ रही थी, वो अगर हम भारत में अपना शासन स्थापित कर ले तो वो हमको नहीं भोगनी पड़ेगी। तभी उसने कहा था, एक स्टेटमेंट उसने दिया था कि काबुल की गरीबी अब नहीं, मतलब अब हम दोबारा काबुल नहीं जाएंगे। उसने कहा था कि काबुल की गरीबी अब नहीं, है ना, क्योंकि काबुल में उसको बहुत उतना ज़्यादा राजस्व नहीं मिलता था जितना भारत में उसको सिर्फ एक युद्ध में लूटने पर, एक युद्ध जीतने पर और उसको जो लूट के माल में मिला उतना धन दोस्तों उसको। तो उसने दोस्तों इसी पर्पज से दोस्तों उसने क्या किया, भारत में ही शासन स्थापित कर लिया। और महाराणा सांगा और जो दौलत खान की जो इच्छा थी, जो चाह थी दोस्तों, वो धरी की धरी रह गई और बात यहाँ कुछ उल्टा ही पड़ गई। इसी के बाद में फिर क्या होता है, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों खानवा का युद्ध होता है। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि दोस्तों कैसे बाबर भारत आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ें हम समझ में आ गई। ठीक, इतनी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी और बहुत इतना कुछ टिपिकल्ट नहीं है, मैंने आपको बहुत कहानी की टाइप में चीज़ें आपको समझा दी है। ठीक है, ये हो गई दोस्तों कि भारत पर ये बाबर को कैसे भारत में आने का मौका मिला, इस चीज़ के पीछे मैंने सारी आपको कहानी बता दी। ठीक, बात हम कर लेते थोड़ा बाबर के बारे में। हमने बता रहा था, तो मैंने बताया कि ये काबुल के फरगना में और फरगना से दोस्तों समरकंद, फिर काबुल। दोस्तों ये जो था दोस्तों बाबर जो था, मैं आपको यहीं पे सारी चीज़ें बता दूं ताकि आपको बाबर के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, क्योंकि बुकों में दोस्तों बाबर के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं दिया रहता है। तो आपको मैं बता दूं, बाबर दोस्तों जो था वो तुर्क था दोस्तों, तुर्क था, तुर्की था। और तुर्की में भी दोस्तों चगताई तुर्क था दोस्तों, चगताई दोस्तों, चगताई तुर्क था दोस्तों, तुर्क था। ठीक है दोस्तों, चगताई तुर्क था। और अगर हम बात करें दोस्तों, ये दोस्तों तैमूर लंग की तरफ से दोस्तों 5वां वंशज था इसका ये। और दोस्तों मंगोलों की तरफ से दोस्तों अगर हम बात करें, चंगेज खां की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चंगेजों की अगर हम बात करें तो उसमें वो 10वें वंश से संबंधित है। चंगेज खां से ये 10वें वंश से, तैमूर लंग से दोस्तों ये 5वें वंश से संबंधित था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है जो आपको हर बुक में मिल जाएगी, इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, चंगेज खां जो था वो मुस्लिम नहीं था। वो दोस्तों अगर हम कहें दोस्तों, जो मुस्लिमों के सबसे बड़े विरोधियों में से अगर हम बात करें तो चंगेज खां भी उनमें से एक शामिल होता है। शुरुआत में जब मंगोल जब थे, वो थे मुस्लिम नहीं थे। शुरुआत में मंगोल जो थे वो मुस्लिमों को बहुत बड़े कट्टर थे। अगर हम देखें दोस्तों, जब चंगेज खां जब दोस्तों मध्य एशिया में शासन कर रहा था तो उसने बड़ी मात्रा में दोस्तों मुस्लिमों का संहार किया और मुस्लिमों के जो साम्राज्य थे उसको विघटित कर दिया दोस्तों, तो हरा दिया। उसी क्रम में दोस्तों बहुत सारे जो मुस्लिम थे दोस्तों वो यूरोप भाग गए या तो दोस्तों भारत आ गए। तो जब दोस्तों चंगेज खां मध्य एशिया में ये सब घटनाएं कर रहा था, उस समय दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इल्तुतमिश क्या कर रहा था, अपनी शासन की स्थापना कर रहा था, है ना। उसी क्रम में दोस्तों उसको बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे काबिल लोग मिले हैं जो मध्य एशिया में मुस्लिम शासकों की अधीनता में वहाँ के साम्राज्य इस्टेब्लिश करने में बहुत निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। बट चंगेज खान ने जब मध्य एशिया पर आक्रमण किया तो दोस्तों बहुत सारे मुस्लिम जो हैं या तो भारत भागे या यूरोप भागे। तो कुछ जो बुद्धिमान जो दरबारी लोग थे वो दोस्तों इल्तुतमिश के दरबार में आके रहे। तो इसीलिए दोस्तों देखे वो इल्तुतमिश कहता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि जिनके नाम सुनकर मैं बड़े हुआ हूँ उनकी सेवा मुझे प्राप्त हो रही है ना। क्योंकि दोस्तों उसने उसके दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग उसके दरबार में इसी चंगेज खां के आक्रमण की वजह से मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं घटनाक्रम, आपको हिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको चीज़ें ये कोई भी यहाँ ऐसे नहीं बताता दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई बाबर के बारे में। दोस्तों बाबर के बारे में मैं आपको बता दूँ, बाबर के दो पहलू हैं दोस्तों। एक पहलू तो वो है दोस्तों कि ये दोस्तों बहुत बड़ा योद्धा कह लो था। ये दोस्तों तलवार चलाना जानता था, ये तीरंदाजी चलाना जानता था, ये बहुत बलवान भी था दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि ये दो व्यक्तियों को दोस्तों अपने कंधे इधर दबा के दोस्तों, कंधे के बगल में दबा के दोस्तों 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ जाता था बिना उसके, है ना, मतलब बहुत ताकतवर था ये। ठीक है, और दोस्तों ये एक लेखक भी था, ये संस्कृति को दोस्तों इसने संरक्षक भी था ये दोस्तों। लेखक की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसने अपनी खुद पुस्तक एक लिखी है, अपनी खुद जीवनी लिखी है दोस्तों, तुजुक-ए बाबरी, है ना, जिसको बाबरनामा भी हम लोग बोलते हैं। कौन सी दोस्तों? तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी दोस्तों। ठीक है, तुजुक-ए बाबरी, जिसको दोस्तों बाबरनामा भी बोला जाता है,
नामा बोला हुआ जाता है इसको दोस्तों। इसने अपनी जीवनी लिखी दोस्तों। इस जीवनी के माध्यम से दोस्तों इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग को जानने को भी मिलता है दोस्तों। जैसे ये खुद कहता है कि मुझे जो युद्ध में अगर सफलता मिली तो उसके पीछे मेरी तीरंदाजी का बहुत बड़ा अपना श्रेय देता है ये। तो ये सब चीज़ें जानकारी जो है उसके दोस्तों तुझके बाबरी नामक पुस्तक से मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा, ठीक है, ये संस्कृति का संरक्षक भी था, है ना, चित्रकला प्रेमी भी था दोस्तों। स्थापत्य में बहुत बड़ा, मतलब अपना स्थापत्य में बहुत रुचि रखता था। बट क्या हुआ दोस्तों, ये भारत में जब तक रहा दोस्तों 1526 से लेकर 1530 4 साल तक इसने रूल किया, तब तक दोस्तों ये किसी न किसी से युद्ध करता ही रहा। तो इसी वजह से दोस्तों इसका शासन इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाया, और ये स्थापत्य के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में दोस्तों ये कुछ ज़्यादा भूमिका नहीं निभा पाया। बट ये बहुत रुचि रखता था उनके प्रति। ठीक है, एक तो पक्ष इसका ये हो गया दोस्तों। दूसरा पक्ष ये है दोस्तों कि ये भारत में दोस्तों ये आक्रांता के तौर पर भारत में आया था। तो इसने हर वो पैतरे अपनाए हैं, हर वो पद्धति अपनाई है जो एक आक्रमणकारी, जो एक लूटने वाला अपनाता है। इसने दोस्तों भारत में आक्रमण किया, भारत को लूटा दोस्तों, इब्राहिम लोदी को हराया, फिर लूटा दोस्तों। इसने दोस्तों खानवा की लड़ाई में दोस्तों महाराणा संग्राम के खिलाफ दोस्तों इसने जिहाद का नारा दिया दोस्तों। जिहाद के नारे में क्या हुआ दोस्तों, इसने कहा कि जितने भी मुस्लिम हैं दोस्तों, मतलब इसने कहा कि जितने भी मुस्लिम हैं वो मुस्लिम जिहाद का नारा दिया। और उन्होंने कहा कि या तो जितने भी मुस्लिम या तो युद्ध में जाके मर जाएं, मतलब या तो युद्ध में इब्राहिम राणा साहब के खिलाफ मर जाएं या तो युद्ध में विजय प्राप्त, ताकि भारत में एक मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो। तो इसने ऐसा जिहाद जैसा एक शब्द का भी यूज़ किया। इसी के शासनकाल में दोस्तों क्या हुआ था कि मीर बाकी नाम के एक सेना नायक ने दोस्तों अयोध्या में जो राम मंदिर है उसकी जगह उसको तोड़कर दोस्तों उसी जगह क्या बनाया था दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, है ना। तो ये सारे कुछ इसके दूसरे पहलू। एक तरफ तो वो दोस्तों बहुत बड़ा योद्धा है, कला प्रेमी है, संस्कृति प्रेमी है, चित्रकला प्रेमी है, ठीक है, लेखक है। एक तो उसका वो व्यक्तित्व है। दूसरा व्यक्तित्व इधर ये निकल कर आता कि वो एक आक्रांता है। उसने जिहाद का नारा भारत में दिया। उसने दोस्तों बाबरी मस्जिद को उसने राम मंदिर को तोड़ा, उसकी जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये दो उसके पहलू हैं। इस तरीके से दोस्तों क्या है उसका, मैं देखो एक चीज़ तो ये आप जान लीजिए, अगर वो भारत में सत्ता स्थापित नहीं करता और वो भारत में युद्ध को नहीं भी जीतता ना दोस्तों, तो दोस्तों उसका एक क्षेत्र में नाम जरूर कभी ना कभी हम इतिहास में पढ़ने को मिल जाते। वो था दोस्तों उसका सांस्कृतिक पक्ष में, क्योंकि दोस्तों वो कला प्रेमी था। उसने अपनी पुस्तक लिखी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि इतिहास में लिखी हुई पुस्तकों का हम लोग को विवरण या हम लोग को पढ़ने को ना मिलता, तो उसका नाम हमको मिलता। ठीक है, अगर वो भारत में आक्रमण नहीं करता, भारत में अगर वो सारी चीज़ें नहीं करता, तो उसको हम एक कला प्रेमी या लेखक के तौर पर उसको हम पढ़ते दोस्तों। बट उसने भारत में इस तरीके की गतिविधियां की, तो इस वजह से हम उसके दूसरे पहलू को भी दोस्तों पढ़ते हैं। ठीक है, और देखो ये उस समय की जो काल, उस युग की उस काल और उस युग का ये बोध है दोस्तों कि वहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों हिंदू धर्म के लोग जो थे वो मुस्लिम धर्म के ऊपर अगर हिंदू राजा शासन स्थापित कर लेते थे या आक्रमण करते थे कहीं पर बाहर, तो वहाँ की प्रजा या वहाँ की जो लोग थे वो परेशानी या उनको नहीं मारते थे। ये उस समय का दोस्तों एक ऐसा सिनेरियो था कि युद्ध में लाखों लोग मरते ही थे। युद्ध में जो नीतियाँ अपनाने लायक युद्ध जीतने के लिए वो सारी पद्धतियाँ अपनाई जाती थी, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। ठीक है, तो ये सारे घटनाक्रम उस काल और उस युग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बाबर उतना ज़्यादा हम लोग को वो नहीं दिखाई पड़ेगा जितना हम लोग औरंगजेब को या और जो है ना मुस्लिम शासकों को हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाबर के बारे में इतना सब कुछ आपको जानना चाहिए था, मैंने बता दिया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं दोस्तों इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी दोस्तों कौन था? तो इब्राहिम लोदी दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक। तो लोदी का मतलब तो दोस्तों ये है, ये अफगान थे, ये अफगानी लोग थे दोस्तों। इब्राहिम जो थे वो अफगानी लोग थे। इनका जो लोदी वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो बहलोल लोदी था, जिसने दोस्तों, ठीक है, जो दोस्तों बंधुत्व की भावना के आधार पर दोस्तों जिसने भारत में शासन स्थापित किया था दोस्तों। क्योंकि वो दोस्तों अगर उसकी बात करें बहलोल लोदी की दोस्तों, तो वो सिंहासन पे कभी नहीं बैठा अपने शासनकाल में, पूरे शासनकाल में दोस्तों कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। वो आम जनता के या अपने दरबारियों के साथ दोस्तों चटाई पर ही बैठता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो बंधुत्व की भावना पर विचार करता। तो वो कहता था कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं आप सबका बड़ा भाई हूँ और एक बड़े भाई की तरह ही मैं आप सबका देखभाल करूँगा। उसके पीछे का दोस्तों लॉजिक था। क्यों? क्योंकि दोस्तों भारत में अफगानियों की संख्या बहुत थी। ईरान और जो तुरानी और जो दल थे बहुत ज़्यादा संख्या में थे, और अफगानियों ने पहली बार सत्ता को स्थापित किया था।
और जब तक अफगानियों की एकता नहीं, अफगानियों में एकता नहीं रहेगी, तब तक दोस्तों क्या होगा, ये शासन उस समय का इतना तोड़ तोड़ चलता था, इतना जोड़ तोड़ चलता था दरबार में, जब तक वो अगर ऐसी नीति नहीं अपनाता कि हम बड़े भाई हैं, हम बंधुत्व की भावना रखते हैं, तो क्या होता कि उसको अपने साम्राज्य को बचाना बड़ी मुश्किल हो जाता। ठीक है, ये सब उसके पीछे की कुछ नीतियाँ थी, वो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। तो उसी का दोस्तों वंशज था इब्राहिम लोदी, संस्थापक, सॉरी बेलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक था, और इब्राहिम लोदी दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, लोदी के बारे में समझ में आ गया होगा, इतना आपको बस इतना जानना था लोदी के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई इनके मध्य। अब हुआ क्या, जब दोस्तों युद्ध हुआ, तो युद्ध में दोस्तों हुआ क्या कि इब्राहिम लोदी हार गए दोस्तों, और युद्ध में मारा गया दोस्तों, और बाबर जीत गया। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात युद्ध की, जीत गया। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही ना, मतलब कि ज़्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहानी है दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको सब जोड़ जोड़ के आपको बताता हूँ। आप अलग अलग बुकों में टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ते हैं, हम बस आपको एक ही जगह कॉन्सोलेट करके आपको दे रहे हैं, तो ताकि आप लंबे समय तक याद रखें उसको। ठीक है, इसी वजह से। तो ये दोस्तों हो गई, युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके मध्य हुआ, वो तो हार है ना। तो युद्ध में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी हारा और मारा गया। दोस्तों एक चीज़ में और याद रखना कि इसी युद्ध में दोस्तों हुमायूं भी दोस्तों इस युद्ध में भाग लिया था। हुमायूं दोस्तों इस युद्ध में भाग लिया था उसके। ठीक है ना। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा ना लगे क्योंकि हुमायूं उस समय यंग था, तो आपकी अपनी पिता की सहायता के लिए दोस्तों उसने भी इस युद्ध में भाग लिया था, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया। और हाँ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तुझके बाबरी जो है, ये जो पुस्तक है दोस्तों, इसकी जिसको दोस्तों बाबरनामा भी कहा जाता है, और जिसको दोस्तों जिसकी बाबर की जीवनी है, क्योंकि बाबर ने खुद लिखा है, तो इसको बारे में आप एक याद रखिएगा कि इसकी जो भाषा थी वो दोस्तों तुर्की थी। कौन सी भाषा थी, तो तुझके बाबरी की जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी दोस्तों, वो कौन सी थी, तुर्की। क्यों, क्योंकि दोस्तों और भी जितने भी आप आगे के जो जितने भी पढ़ेंगे, जैसे हुमायूं नामा, जिसने गुलबदन बेगम ने दोस्तों हुमायूं नामा लिखा, हुमायूं की जीवनी में, तो ये दोस्तों फारसी भाषा में लिखी गई। ऐसे दोस्तों अकबर नामा, जो अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी है, तो अकबर नामा, तो ये भी दोस्तों फारसी भाषा में। तो ये याद रखना है कि तुर्की में लिखी गई दोस्तों हुमायूं नामा दोस्तों जो है वो तुर्की में लिखी गई, सॉरी दोस्तों बाबर नामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई। बाकी जो जितने भी बाकी आपको जितने भी ग्रंथ, जितनी भी जो रचनाएं दोस्तों आप देखेंगे, या जितने भी कुछ लिखेंगे, तो देखेंगे फारसी भाषा का वहाँ पर डोमिनेट रहता है। तो ये याद रखना है कि जो बाबर नामा है दोस्तों वो किस भाषा में लिखी गई, वो तुर्की भाषा में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो कि ये जब जीत गया तो इसके जीतने के पीछे का रीज़न क्या था, मतलब क्यों जीता, तो इसकी हम बात करते हैं, है ना। बाबर की जीत का कारण दोस्तों, कि जीत का कारण क्यों जीता, तो आपको मैं एक पॉइंट ये बता देता हूं, जो आप किसी बुक में कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि इसको भारत में काबुल से होते हुए, काबुल से लेकर पानीपत तक किसी भी शासक से, इस बीच में दोस्तों किसी भी शासक से, किसी भी राज्य से दोस्तों कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। आप इससे पहले आप देख लीजिए, जितने भी आक्रमणकारी आए, चाहे वो सिकंदर रहा हो, चाहे वो महमूद गजनवी रहा हो, चाहे वो मोहम्मद गौरी रहा हो, इन तीनों ने जब भी भारत में कदम रखा है, तो सिंध से लेकर दोस्तों जहाँ तक ये भारत में गए हैं, वहाँ तक इनको युद्ध का सामना करना पड़ा है। कई राज्यों से गुजरना पड़ा, युद्ध लड़ते समय गुजरना पड़ा, है ना। बट अगर आप बाबर को देखेंगे तो काबुल से चला डायरेक्ट, सिर्फ इसको इब्राहिम लोदी से युद्ध करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों भारत में कहीं पर भी, इसके बाद दोस्तों युद्ध किए उसने, चंदेरी की लड़ाई लड़ी है, खानवा की लड़ाई लड़ी, बट इसके बाद पानीपत में जब भारत में शासन स्थापित कर लेता है तब। बट उससे पहले दोस्तों जब ये काबुल से चलता है और पानीपत तक दोस्तों, इसको किसी भी राज्य बीच में दोस्तों राजपूताना पूरा पड़ता है, सिंध वाला इलाका है दोस्तों, वहाँ पे भी कई राजा शासक करते थे। बट उसको दोस्तों कहीं पर भी दोस्तों क्या हुआ कि किसी भी राज्य से और किसी भी शासन से दोस्तों उसको युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों राजपूताना एरिया में दोस्तों महाराणा संग्राम की दोस्तों उस समय बहुत ताकतवर शासक था, तो महाराणा संग्राम ने दोस्तों उसको तो निमंत्रित किया था। और दोस्तों दिल्ली के दौलत खां जो इब्राहिम लोदी की सत्ता को समाप्त करना चाहता है ना, दौलत खां ने उसको निमंत्रित किया था, जो उस समय मुस्लिमों में सबसे डोमिनेंट था दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों इनको क्या हुआ, क्योंकि भारत के लोगों ने ही उसको बुलाया था दोस्तों,
तो इसीलिए दोस्तों पहले से ही लोगों ने एक योजना बना रखी थी कि इब्राहिम लोदी को हराने बाबर अगर रास्ते में आता है तो उसको किसी भी शासक को उसके विरुद्ध युद्ध नहीं करना है, ठीक है। तो इस वजह से भी दोस्तों बाबर जीत गया। वरना अगर हम बात करें दोस्तों तो बाबर जब भारत आता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो 12,000 और 15,000 की सेना लेकर भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। तो इतनी छोटी सेना लेकर अगर वो भारत में आता तो मान लो उसको पानीपत पहुंचने से पहले उसको 4-5 युद्ध करने पड़ते, तो उसकी सेना वैसे ही आधी खत्म हो जाती, वैसे ही वो परास्त नहीं भी परास्त होता अगर तो जीतते भी हुए भी आता तो उसको बहुत कुछ थकना पड़ता, बहुत कुछ उसको संपदा अपनी अर्जित करनी खत्म करनी पड़ती, अपने सैनिकों को खोना पड़ता, बहुत कुछ उसको चुकाना पड़ता। बट उसको यहाँ पे चीज़ें और ना मिलने के बावजूद, यहाँ पे युद्ध ना उसको कोई युद्ध, एक तो प्रतिद्वंदी नहीं मिला, दूसरी चीज़ और भारतीयों ने उसकी सहायता और अलग से की। तो इस वजह से वो पहला कारण तो ये मैं कह सकता हूँ कि वो भारतीयों का प्रतिरोध ना कर, है ना, काबुल से लेकर पानीपत तक किसी भी भारतीय शासक का प्रतिरोध ना करना भी उसके जीत का एक बड़ा कारण है, ठीक है। ये हम कारण में दे सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, आप कितनी भी बुक पढ़ डालिएगा आपको किसी बुक में ये कारण नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बस समझ की बात है, इस समझ के हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो काबुल से लेकर पानीपत तक उसको दोस्तों किसी भी राज्य या किसी भी शासक से दोस्तों कोई भी युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा। इस वजह से दोस्तों उसको थोड़ा सहूलियत मिली भारत में आने को, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा कारण दोस्तों जो है दोस्तों उसका, ठीक है, पहला तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा, लोग बहुत सारे इतिहासकार जो कहते हैं कि सेना का आकार, तो दोस्तों सेना का आकार उसके पास मैंने बता दिया बहुत छोटी सेना थी, 12 से 15,000 बहुत ज़्यादा सेना थी इसके पास, और इससे कई गुना, इससे 3-4 गुना बड़ी दोस्तों इब्राहिम लोदी की सेना थी। तो इसको हराने के पीछे का कारण मैंने दोस्तों पहला रीज़न तो आपको ये समझाया। दूसरा दोस्तों रीज़न जो था वो था दोस्तों तोपखाना। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, भारत में पहली बार दोस्तों किसी ने दोस्तों तोपखाने का अगर इस्तेमाल किया है दोस्तों तो वो अकबर है, दोस्तों सॉरी बाबर है। तोपखाने की किसी ने अगर प्रयोग किया है पहली बार भारत में तो वो बाबर है। बट आपको एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, अगर कभी पूछा जाए आपसे कि बारूद का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था, तो बारूद का पहली बार इस्तेमाल दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों बारूद का पहली बार इस्तेमाल अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने कब किया दोस्तों, ये समारोह में दोस्तों इसने आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल किया था बारूद का, बाकी कोई युद्ध विद्ध के लिए नहीं इस्तेमाल किया था। बट इस्तेमाल तो किया ना, आतिशबाजी के लिए या किसी कारण से किया हो। बट अगर बात करें तोपखाने का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले युद्ध में किसने किया, तो बाबर ने, ठीक है। ये दो चीज़ में कन्फ्यूजन अगर कभी ना होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो दूसरा रीजन लोग बताते हैं युद्ध में जीतने का, तोपखाना। दोस्तों कितना तोपखाने ने सहयोग किया या कितने लोगों को मारा ये तो किसी को नहीं पता। बट आपको एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, क्या था कि ये जब युद्ध करता था दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कहाँ गया डस्टर? इसका एक योजना होती थी, कैसे युद्ध करता था मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों। ये क्या करता था कि जब ये युद्ध पानीपत का जब इसने युद्ध किया तो इसने अपनी एक रणनीति बनाई। इस क्या करता था, सबसे आगे ये क्या करता था, बैलगाड़ियाँ आगे लगा देता था, ऐसे बैलगाड़ियाँ लगा देता था। और इधर मान लो इब्राहिम लोदी की सेना खड़ी है और इधर इब्राहिम लोदी की सेना में आगे हाथी होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे भारतीयों में एक रीति चलती थी कि सबसे बड़ा जो हाथी होते थे, हाथी दोस्तों सबसे आगे रहते थे। इसने क्या किया, ये इस तरह बैलगाड़ी लगा दी और इधर तोपखाने लगा दिया ऐसे। और क्या किया, जब तोपखाने इसने बरसाए, जब तोपखाना चलाया तो जो बारूद बरसाया तो उससे क्या हुआ, आगे खड़ी हुई जो हाथी की सेना है दोस्तों, ये क्या हुई, इससे भड़क गई। भाई जानवरों पे अगर तुम आवाज़ वाले बारूद वाला कोई चीज़ इस्तेमाल करोगे तो वो क्या होगा, भाई भड़क जाएंगे। तो जो भड़के और वो क्या करेंगे, अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। तो जब जान बचाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अब वो इधर तो भागेंगे नहीं आगे, क्योंकि इधर से ही तोपखाना चल रहा है। तो वो क्या करे, पीछे भागे। और इसकी पीछे क्या थी, इब्राहिम लोदी की सेना खड़ी थी। तो जब वो ऐसे भागे दोस्तों, तो कुछ तो दोस्तों हाथी के पीछे ही, तो हाथी के नीचे दब के ही इनकी कुछ सेना इनकी ऐसे ही खत्म हो गई इब्राहिम लोदी की। तो दोस्तों हो सकता है तोपखाने ने इस तरह से ज़्यादा उपयोग मतलब इस अहम भूमिका निभाई हो। बाकी कितने आदमी तोपखाने ने मारे ये तो हम लोग नहीं कह सकते, बट ये हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से हो सकता है तोपखाने ने कुछ इस तरीके से भूमिका निभाई होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया तोपखाना। तीसरा जो कारण है जीत का, जिसको दोस्तों स्वयं बाबर दोस्तों अपनी पुस्तक, अपनी जीवनी दोस्तों बाबरनामा तुझके बाबरी में दोस्तों लिखता है, क्या है दोस्तों, तीरंदाजी।
तीरंदाजी दोस्तों, तीरंदाजी दोस्तों, तीरंदाजी, जिसको दोस्तों ये स्वयं अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखता है कि मेरे जीत का, भारत पर मेरी जीत का सबसे बड़ा कारण मेरी तीरंदाजी है ना, तीरंदाजी। दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसने तीरंदाजी की पद्धति में, इसने दोस्तों एक युद्ध में एक पद्धति अपनाता था, ये उसको तुलुगमा पद्धति बोलते हैं दोस्तों, उसको तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा सिस्टम। इसमें क्या करता था दोस्तों ये, इसमें दोस्तों क्या करते थे कि एक सेना अपनी बीच में रखता था, सेना की टुकड़ी को, बाकी सेना को, टुकड़ी को दोस्तों इधर इस तरह से फैला देता था, और इधर दोस्तों क्या करता था, तीरंदाजी को ऊंचे पे खड़ा कर देता था, इधर ऊंचे पर, और सेना से कहता था चारों तरफ से घेरो इसको, मतलब जो भी प्रतिद्वंदी है उसके चारों तरफ से उसको घेर लेता था, और बीच में क्या करता था, बैलगाड़ी लगा देता था, और इधर तोपखाना बरसाता था, इधर से दोस्तों सेना पीछे से आक्रमण करती थी, ये इधर से तीरंदाजी इधर से। तो ये जो मतलब कि तुलुगमा पद्धति दोस्तों उसको कहा जाता है कि जो अपने प्रतिद्वंदी है उसको दोस्तों क्या है, चारों तरफ से घेर कर उस पर आक्रमण करना, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, तुलुगमा पद्धति कहते हैं। और इसी पद्धति का इस्तेमाल दोस्तों इसने इस युद्ध में किया था, और तोप भी दोस्तों इसने तोप का भी इस्तेमाल किया था। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। तो इसकी जीत के पीछे का जो रीज़न है वो तीन बड़े रीज़न बताए जाते हैं, ठीक है, बाकी ठीक है, और सब चीज़ें ये हो गया इसका। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पानीपत के प्रथम युद्ध की बात, जो दोस्तों आपको मैंने जितना बताया दोस्तों, आप इतना अगर कर लेते हैं पानीपत के युद्ध में, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आप लिखने, चाहे आप मेंस लिखिए यूपीपीसीएस का, चाहे कोई भी पेपर लिखेंगे, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं लिखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध के कारण अगर ढूंढेंगे, जीत का कारण भी लिखना हो, तो आप 50-150 वर्ड में इन्हीं सबको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो मैंने आपको जैसे बताया उसी तरीके से आप लिख देंगे तो आपको चीज़ें बहुत स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक करते हैं, पहला युद्ध हो गया। इसके बाद इसके प्रभाव को दोस्तों हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि बड़ा लंबा प्रभाव थोड़ा हम लोग देखेंगे इसके बारे में। फिर क्या करेंगे, कल द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों, अगर समझ में आई हो, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा लोगों को दोस्तों शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप लोग शेयर करें तो मुझे क्या होगा दोस्तों, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे या जितने ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, तो मुझे एक मोटिवेट होने का मतलब लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या आप लोगों को समझ में आ रहा, तो मुझे मोटिवेट होगा। वरना ऐसा क्या होता कि लगता कि अरे पता नहीं क्यों लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, या कुछ है, रीज़न है, क्या है। तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो पर कमेंट करके भी बताएं कि क्या मतलब अगर चीज़ें कुछ ऐसा है कि आपको समझ में ना आ रही है, कुछ और चीज़ें कंटेंट चाहिए, तो वो भी मुझे बताएं। और दोस्तों आप लोग एक चीज़ बता दें कि दोस्तों टेलीग्राम के लिंक को जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। मैं क्या हो कि जैसे कुछ आप मान लो, जैसे मैं यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं मान लो कुछ वहाँ पर आपको कुछ प्रोवाइड करा दूँ, आपको वहाँ पे PDF दे दूँ, तो आप वहाँ से PDF भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको जो चैनल का जो लिंक है ना, वो दोस्तों आपको वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अपने दोस्तों को बताएं, आप और लोगों को जोड़ें दोस्तों। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें दोस्तों वीडियो में। मैंने आपको जैसा कहा है कि दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों, मेरा आपसे यही बस आपसे एक ही चीज़ दोस्तों मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों को बस वीडियो को शेयर करना है। शेयर करने से दोस्तों ये रहेगा कि मैं दोस्तों क्या होगा, जब जैसे ज़्यादा लोग देखते हैं तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है, मुझे लग रहा है कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि पता नहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ है ना, ठीक। तो इस वजह से थोड़ा, ठीक है। बाकी तो आप लोग जुड़े हैं जो मेरे साथ पुराने, तो उनका मेरे साथ धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर कल मिलते हैं, और अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई जम के करिएगा दोस्तों। इसी से आगे कल दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की मानसून शुरू होगा, तो मानसून की वीडियो कल जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छे समझाऊंगा मैं, आप लोग देखिएगा वहाँ पे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं, बाय, जय हिंद।